हाल चाल कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं यार। आप लोग बताइए कैसे चल रही है लाइफ 10th वालों। सर लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। आप बताइए आपकी कैसी चल रही है। मेरी बहुत बढ़िया चल रही है यार। तो आप बताइए, पेपर आ चुके हैं सिर पे। जैन लगभग जाने वाला है, फरवरी आने वाली है, 17 से आपके पेपर हैं। तैयारी कैसी चल रही है, फिजिक्स कैसी चल रही है, केमिस्ट्री कैसी चल रही है, बायोलॉजी कैसी चल रही है। बाय द वे, आज हम जिस चैप्टर को डील करेंगे वो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसको बोलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखने की कोशिश की है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, चीजों को कन्वीनियंट बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है जी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपकी उसमें भी हेल्प कर देंगे। जो जो आपको प्रॉब्लम होगी उनमें भी उन पे भी वर्क ऑन करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, फिजिक्स में तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमें। हाँ, फिजिक्स में आएगी बेटा प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स की प्रॉब्लम तब तक दूर दूर नहीं होगी जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो? हाँ सर करते तो हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे ना वो लाइट एंड डिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें साइन कन्वेंशन भूल जाते हैं, साइन कैसे एडजस्ट होते हैं। हाँ हाँ बेटा समझ सकता हूँ, यही प्रॉब्लम रहती है तुम्हारी। चलिए अभी इस चैप्टर को डील करते हैं। आज बायोलॉजी डील करेंगे, उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज मैं कल लेके आऊंगा, उसमें आपके सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करा दूंगा, ताकि आपको बोर्ड में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और स्कूल के भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा से प्रोडक्शन करना, समझ रहे हो ना। दोबारा से प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जैसे मम्मी पापा से हम पैदा हुए, हमसे हमारे बच्चे पैदा होंगे, हमारे भी बच्चे पैदा होंगे, हमारी भी शादी होगी। हाँ यार तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी बच्चे पैदा करोगे। टेंशन मतलब आइला सर शर्म आ गई। चलिए यहाँ पे आइए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए लर्निंग आउटकम्स, इसमें हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे। ठीक है जी। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। वेरिएशन जरूरी होती है, होती तो है यार जरूरी। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि सर्वाइवल और अडेप्टेबिलिटी के लिए तो वेरिएशन चाहिए ना। महाभारत के टाइम पे जो लोग थे, जो आज के टाइम पे जो लोग हैं, उनमें डिफरेंस होगा ना। वो आज के, अगर तुम महाभारत काल के लोगों को अगर आज के दिल्ली के पोल्यूशन में छोड़ दोगे, वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही इसलिए कहते हैं वेरिएशन जरूरी है टाइम के साथ। ठीक है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ऐसा है एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं देमसेल्व्स? नहीं यार, एग्जैक्ट तो नहीं करते। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, चलिए जी इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे मोड्स यूज किए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए जी ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। चलिए जी रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, दोबारा से उत्पादन। यानी कि मम्मी पापा ने हमें प्रोड्यूस किया, हम हमारे यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। सर हम भी हाँ यार तुम्हारा भी टाइम आएगा, टेंशन मतलब तुम्हारी भी शादी होगी, खुश हो जाओ। ठीक है ना। हाँ सर शादी तो हो ही जाएगी। चलिए ठीक है, आइए यहाँ पे आइए। तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेम स्पीसीज का यंग वन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अगर शेर इन्वॉल्व होता है फिजिकल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो शेर ही पैदा होगा ना। क्रोकोडाइल इन्वॉल्व होते हैं तो क्रोकोडाइल पैदा होता है। तो सेम स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ओके सर। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे किससे? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, उनसे। ओके जी, ओके। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ताकि स्पीसीज का कंटिन्यूएशन बरकरार रहे। वो कहते हैं ना कि हमारी जो जनरेशन है उनमें वंशवाद का नियम चलता है। वंशवाद के नियम से मतलब है कि नए बच्चे पैदा करते रहो, वंशावली चलती रहेगी आगे आगे। ठीक है ना, ये उसी चीज की बात कर रहे हैं। छोटे एंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, इसलिए तो आपकी शादी की जाती है ताकि वो वंशवाद वाला नियम कंटिन्यूटी में चलता रहे, सेम स्पीसीज प्रोड्यूस होती रहे। ठीक है, लेकिन हर स्पीसीज में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती रहती हैं। ऐसा भी तो बोला जाता है ना कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो ऐप थे। ठीक है, ऐप में इवोल्यूशन होता गया होता गया होता गया होता गया, आज के दिन हम ऐसे हो गए हैं। ठीक है, अपनी भी शक्ल देख सकते हो, मेरी थोड़ी ना देखनी है। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। दो टाइप का रिप्रोडक्शन कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ओके सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व होता है। यही डेफिनेशन सोच के बैठे हुए हो? नहीं यार ऐसा नहीं होता। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? वन पेरेंट। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मोर देन वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन। ठीक है, जैसे जैसे हम पैदा हुए हमारे मम्मी पापा से, तो हमारे मम्मी पापा दो पेरेंट हो गए, एक पापा और एक मम्मी, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व है हमारे पैदा होने में। ठीक है, ताकि हम उस टाइम के हिसाब से अडेप्ट कर सकें, खुद को सर्वाइवल पॉसिबल हो सके उस टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा, इसलिए वेरिएशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरिएशंस होनी चाहिए, अगर वेरिएशन नहीं होंगी
तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा यार, सर्वाइव नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है। ओके सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी टाइप आते हैं? फिजन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है, बर्डिंग आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है। ये 6 के 6 आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है जी। ओके सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कौन सा है? जनरली इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व नहीं होता, नहीं होता जी। वन पेरेंट होता है इसमें, ठीक है। ओके सर। गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होती। गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है हमारा सेक्स सेल। कौन सा सेल? सेक्स सेल। मेल में सेक्स सेल कौन सा होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल में कौन होता है? एग सेल होता है, स्पर्म सेल, सेक्स सेल, ठीक है। चलिए जी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सबसे पहला पार्ट है? फिजन। फिजन में क्या क्या आता है? चलिए जी, फिजन का नॉर्मली मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है यार बेसिकली एक बड़ी चीज का बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना। जैसे पेन है मेरे पास, इस पेन को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दो, 2 3 4 5 6 कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो यार, वो फिजन हो जाएगा, ठीक है। इसी फिजन को जब हमने बायोलॉजी पे लागू कर दिया तो उस पर भी हम टूटना ही इसका मतलब लेंगे नॉर्मली, ठीक है। स्प्लिट इंटू 2 हाउस मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ 2 हाउस में टूट जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 में ही नहीं टूटना होता, कितने में भी टूट सकते हैं यार। 2 में टूटा है तो हम बाइनरी फिजन बोल देंगे। कैसे बोल देंगे? जैसे अमीबा में हुआ है बाइनरी फिजन, क्योंकि 2 पार्ट में टूटा है ये, ठीक है। मैं प्लाज्मोडियम की बात करूंगा तो ये बहुत सारे पार्ट में टूट गया, इसलिए इसमें मल्टीपल फिजन हो गया। अगर मैं लेशमेनिया की बात करता हूँ तो ये भी दो ही पार्ट में टूटा है, ठीक है, तो इसमें भी बाइनरी फिजन हुआ है। अब ये हुआ कैसे है ये देखिए। ये एक सेल था हमारे अमीबा का। अमीबा बेचारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो अमीबा के पास एक ही सेल होता है। गरीब आदमी यार, सीधी सी बात है यार, एक सेल है इसके पास, मतलब सिंगल पेरेंट है ओनली, ठीक है। अब दूसरा कहाँ से आएगा बेचारे के पास? दूसरा थोड़ी ना आएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, वो तो है ही नहीं इसके पास। अब होगा क्या? तो ठीक है जी, अमीबा के पास सिर्फ एक सेल है। अब ये एक सेल टूटना चालू होएगा, डिवाइड होना चालू होएगा। ये देखिए हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में बिल्कुल अलग अलग हो गए, बन गए 2 और सेल, दोनों का अपना अपना न्यूक्लियस भी है अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गया अमीबा का फिजन, ठीक है। सिमिलरली लेशमेनिया में भी एक सेल से 2 सेल बने हैं, ठीक है जी, तो यहाँ भी बाइनरी फ्यूजन हुआ है। जबकि प्लाज्मोडियम जो है इसमें एक सेल से बहुत सारे सेल बने हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन हुआ है, ठीक है। ओके सर। अमीबा में जो अमीबा में जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो किसी भी प्लेन में हो सकती है। यानी कि अमीबा ऐसे भी स्प्लिट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में स्प्लिट करवा लो, ऐसे 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 करवा लो, कैसे भी करवा लो, अमीबा को स्प्लिट अमीबा हो जाएगा। स्प्लिटिंग इन एनी प्लेन, ठीक है जी। तो अमीबा को मैंने यहाँ पे कैसे स्प्लिट करा रखा है? ऐसे स्प्लिट करा रखा है। ये हो गया 2 पार्ट में स्प्लिट, ठीक है। लेशमेनिया की अगर बात करें, लेशमेनिया जो स्प्लिट होता है सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन में, और वो वाली कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे स्प्लिट हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये वाली पूंछ आ गई, यहाँ पे ये वाली पूंछ आ गई, और ये हो गया अलग अलग, ठीक है। तो ये सिर्फ इस ओरिएंटेशन में लेशमेनिया स्प्लिट हुआ है, ठीक है जी। ओके सर, तो आ गया समझ में? यस सर। नेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू वीप लाइफ स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द सेल लेशमेनिया। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना लेशमेनिया की, इसको बोला गया वीप लाइक स्ट्रक्चर। ये वाली वो अंग्रेज लोग यूज करते थे ना, चाबुक वीप, है ना, तो ये वैसी वैसी कुछ स्ट्रक्चर है। देखा ही होगा यार, अंग्रेजों का चाबुक ऐसे ऐसे करके मारते रहते थे हंटर वंटर उसको। तो ये जो आगे वाला पोर्शन था ना, इसको बोल रहे हैं वीप, ठीक है। इसलिए इसको बोल रहा है डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू वीप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को वीप लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है, ठीक है। ओके। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट, भाई साहब मलेरिया फैला देता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो बच के रहिए। और लेशमेनिया ये क्या फैला देता है? ये काला आजार नाम की बीमारी कर देता है, बिहार में बहुत फेमस है ये, ठीक है। ब्लैक फीवर भी बोलते हैं काला आजार को, ठीक है। बडिंग होता है हमारा यीस्ट के अंदर। बडिंग में क्या होता है? बडिंग का ना बहुत सीधा सा एग्जांपल क्या था, ये हमने लिया यीस्ट का एग्जांपल। यीस्ट में एक स्लोली स्लोली एक बड पैदा होता गया, जैसे ये बड बड़ा होता जाएगा, एक टाइम आएगा इससे अलग होकर जमीन पे गिर जाएगा और दूसरा सेम प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बडिंग। किस में होती है? यीस्ट में। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, ठीक है। बडिंग का ये प्रोसेस ना हाइड्रा भी शो करता है। कौन शो करता है? हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग का भी प्रोसेस शो करता है और रीजनरेशन का भी प्रोसेस शो करता है, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो हाइड्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो बडिंग से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा यार, हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा का मतलब समझते हो?
गांव में गए हो, गांव में ना लोग जनरली भैंस भैंसों को पानी पिलाने के लिए ना तालाब पे लेके आते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने, जो बच्चे गांव से हैं वो तो पक्का समझ गए होंगे, गांव में ना काई जो होती है, काई का मतलब समझते हो, एल्गी, ठीक है। तो जो काई होती है उसी को स्पाइरोगाइरा बेसिकली बोला गया है। तो काई क्या होती है, काई ना तालाब में बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाएगी, तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगी ना, तो थोड़ी सी काई टूट जाएगी और वो अलग हो जाएगी, और जो काई का टुकड़ा अलग होएगा ना वो फिर से पूरे में फैल जाएगा। फिर उसमें से जो काई का थोड़ा सा पार्ट अलग होगा मैच्योर होने के बाद, वो अलग हो जाएगा, फिर वो भी बहुत बड़ा होकर फैल जाएगा पूरे तालाब में। तो इस प्रकार ना पूरे तालाब में काई फैल जाती है। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब मैच्योर होने के बाद चीजें अलग हो रही हैं, ठीक है। जैसे काई का एक बड़ा पीस था, वो टूट के थोड़ा सा अलग हो गया, अब वो जो टूट के अलग हुआ है वो फिर फैलना शुरू कर देगा, फिर उस पीस में से थोड़ा सा अलग हो जाएगा टूट के, फिर वो पूरे तालाब में फैल जाएगा। तो इस तरीके से ना पूरे तालाब में काई फैल जाती है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें बेसिकली एक मेन बात क्या है कि मैच्योर होने के बाद चीजें अलग हो रही हैं, ठीक है। स्पाइरोगाइरा सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योर होने के बाद अलग होते हैं। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ये न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है जी। ये रहा हमारा स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल, और ये टूट गया अलग अलग पार्ट में, ठीक है जी। अब ये घेर लेगा पूरे के पूरे तालाब को, पौंड को। तो भैंसों को पानी कहाँ पे पिलाओगे भाई? तो उसका सोल्यूशन आप बताना, मुझे नहीं पता यार क्या सोल्यूशन होता है फिर अगर काई फैल जाती है तो तालाब में कहाँ पानी पिलाते हैं। गांव वाले बच्चे तो पक्का जानते होंगे। रीजनरेशन की बात करते हैं। रीजनरेशन, पुनर्जनन, यार ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये होता है बेचारे प्लेनेरिया प्लेनेरिया के साथ, ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा स्पाइरोगाइरा के केस में, फ्रेगमेंटेशन में मैच्योरेशन के बाद ना अपने आप थोड़ी थोड़ी काई अलग हो, मैच्योरेशन के बाद ना अपने आप थोड़ी सी काई अलग हो जाती थी, फिर वो पूरे के पूरे उसमें फैल जाती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बेचारा ना अपनी मर्जी से अलग नहीं हो रहा भाई साहब, ना 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 ना। ऐसे तलवार उठाई भाई साहब, यूं कचर 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 करके बेचारे को काट दिया प्लेन एरिया को। ये देख 3 पार्ट में काट दिया प्लेन एरिया को, जैसे ही 3 पार्ट। लेकिन इसकी खास बात क्या है, जब इसको 3 पार्ट में काटा ना, जो भी पार्ट कटा वहीं से एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया। ये देखो, मतलब जो जो पार्ट कटता गया वहां वहां से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता गया। जैसे छिपकली नहीं होती, छिपकली की जो पूंछ होती है, जब वो पूंछ कट जाती है तो पूंछ अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। वैसा वैसा कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार इसको ना काटा गया है, काटना नहीं चाहिए था यार, ये थोड़ी सी निर्दयता होगी। और इसी वजह से ना हम रीजनरेशन को ना रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो यार खुशी खुशी अपनी मर्जी से कर रहे थे, यहाँ तो बेचारे को जबरदस्ती काट रहे हैं। तो रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन, ठीक है। Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into a complete organism. This is known as regeneration. ठीक है जी, ओके। पीड़ा तो हुई होगी यार बेचारे को, पेन तो होती है ना यार। Specialized cells are present which proliferate and make large number of cells. Okay जी, from this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. These changes take place in organized sequence referred to as development. ठीक है यार, ये सिंपल सी बातें जो मैंने आपको बताई हैं अभी अभी। Regeneration is not the same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. वही बात मैं कह रहा था कि regeneration और reproduction सेम चीजें नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. Okay जी, okay sir. When life cuts you down, be like me. Just make 2 of yourself. बात समझ में आई? जब लाइफ आपको थोड़ा सा नीचे गिराए तो बी लाइक मी, डबल पावरफुल होके उतरो फील्ड पे, उड़ा दोगे सब कुछ, ठीक है। ओके सर, हम तो वैसे भी सर डबल ही पावरफुल हैं। अभी तो देखा नहीं सर आपने हमारी पावर, इतने एवेंजर्स देखे हैं ना हमने, हमारी पावर का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। बडिंग की बात करते हैं, बडिंग तो अभी अभी पढ़ा तो है हमने हाइड्रा में। हाँ, यहाँ पे हाइड्रा की बडिंग इन्होंने दिखा रखी है। हो क्या रहा है यार, ये देखो, ये बड निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब पूरा का पूरा मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया, ये अलग होकर जमीन पे गिर जाएगा, और जैसे ही जमीन पे गिरेगा पूरा का पूरा एक और बना देगा हाइड्रा, ठीक है। ये होता है बडिंग में, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा रीजनरेटिव सेल्स का यूज करते हैं फॉर बडिंग के लिए, ठीक है। रीजनरेशन के बारे में मैंने आपको यहीं पे ही तो बताया है। तो हाइड्रा में क्या क्या हो रहा है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी हो रही है और बडिंग भी हो रही है, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में से बडिंग का इक्वेशन आता है हाइड्रा के ऊपर, ठीक है। इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट, यही चीज जो मैंने आपको हिंदी में सामान्य भाषा में समझाई है, यहाँ पे इंग्लिश में आपके लिए लिख दी गई है ताकि आप पेपर में एक प्रॉपर लैंग्वेज लिख सको, ठीक है जी। पढ़ लेना। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स,
ठीक है। जैसे ही मैच्योर होंगे डिटैच हो जाएंगे पेरेंट्स से और नया इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए जी बताइए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। देखो यार, प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, दो टाइप की रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली प्लांट्स। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, प्लांट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो होएगा फ्लावर्स के थ्रू। ठीक है, फ्लावर्स के थ्रू कैसे होएगा, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, सारी चीजें पढ़ी है ना। हाँ सर पढ़ी हैं। वहीं अगर प्लांट्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना पड़ गया तो वो किसके थ्रू हम करा सकते हैं आप बताइए। वो हम करा सकते हैं, अगर हम फ्लावर्स के थ्रू नहीं करा रहे तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक केस में रूट के थ्रू भी करा सकते हैं, स्टेम के थ्रू भी करा सकते हैं और लीव्स के थ्रू भी करा सकते हैं। तो रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू जो आप रिप्रोडक्शन कराओगे उसको कौन सा रिप्रोडक्शन बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला प्रोसेस। तो आप इसके थ्रू करा लो, इसके थ्रू करा लो या इसके थ्रू करा लो, इन तीनों के थ्रू अगर आप करा रहे हो तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू आएगा। ठीक है जी। रूट में हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शुगर के उसका स्वीट पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हैं। शकरकंद खाते हो ना, तो रूट का प्रोसेस, रूट यूज किया जा सकता है उसमें। अगर स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराना है तो इसमें किसका एग्जांपल ले सकते हैं, पोटैटो का ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। स्टेम के केस में पोटैटो का ले सकते हो। और किसका एग्जांपल लोगे बताइए, जिंजर का ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और किसका ले सकते हो, अनियन का ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो जी अनियन का। तो ये आगे स्टेम के केस में। ठीक है, लीव्स की अगर मैं बात करूं तो लीव्स का तो एग्जांपल मैंने आपको ये दे रखा है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स के थ्रू यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस में, ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। तो तीनों के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, ये तीनों हेल्प करेंगे आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ठीक है, ओके चलिए पढ़ लेते हैं अभी। There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plant under the appropriate condition. Unlike in most animal, plant can introduce such a mode for reproduction. यही बात मैंने आपको बताई है नॉर्मल भाषा में। ठीक है, This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugar cane, roses. ये बता देता हूँ यार, देखो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है यार बेसिकली। लेयरिंग में क्या होगा, लेयरिंग की बात करते हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ड्राइंग में मजा ना, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी। ठीक है, मैंने एक स्टेम उठाया और इसको गाड़ दिया मिट्टी में एक आयरन नेल की हेल्प से। तो अब क्या होएगा, इस स्टेम के यहाँ पे ना रूट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा और नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेयरिंग वाला प्रोसेस। ठीक है जी, ओके सर। ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग में आप दो पौधे ले लो, कोई भी दो पौधे ले लो अपनी पसंद के। अब मान के चलो कि जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं प्लांट्स में, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं प्लांट्स में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारी मर्जी का हमें यंग वन नहीं मिलता। अब इसमें क्या करेंगे, हमें अपने अगर अपनी मर्जी का चाहिए तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज कर सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ग्राफ्टिंग की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी वाला यंग वंस पाने के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, हम दो पौधे उठा लेंगे अपनी मर्जी के। एक मान लो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है और एक मान लो फ्रूट बहुत अच्छा देता है। उन दोनों का एक एक पौधा उठा लो, ये एक पौधा है, ये दूसरे वाला पौधा है, इसका भी स्टेम उठा लिया, इसका भी स्टेम उठा लिया। दोनों के स्टेम को उठा के एक का स्टेम यहाँ पे लगाया, एक का स्टेम यहाँ पे लगाया और दोनों के स्टेम को बांध दिया। ठीक है, इसको बांध के मिट्टी में गाड़ दो। ठीक है जी। अब जो जर्मिनेशन होएगा, अब जो आपको पौधा मिलेगा उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होंगी, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट वाली भी और फ्रूट वाली भी। तो मिल गया आपको वो वाला रिजल्ट जो आप चाहते थे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस। ठीक है जी। एक कटिंग वाला प्रोसेस भी होता है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू आप कर सकते हो। कटिंग में क्या होता है, जैसे गुलाब का फूल देखा है, अब तो वैलेंटाइन आने वाला है ना, 14 फेब भाई साहब। अरे सर किस्मत ही खराब है, 17 फेब को पेपर है। आई एम सॉरी मैन, इस बार आप नहीं सेलिब्रेट कर पाओगे। आपके लोगों के लिए ना मैं दिल से बुरा फील कर रहा हूँ लिटरली। आप लोगों को लगता नहीं, आंखों में देखो भाई साहब कितनी मतलब निराशा हो रही है मुझे आप लोगों के लिए। मतलब आप लोगों के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो हो, कोई बात नहीं यार, छोड़ो, होते रहते हैं ये सारी चीजें, तो चलती रहती हैं। ठीक है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। फ्यूचर 10th में अच्छा स्कोर करना, वैलेंटाइन डे कुछ दिन बाद मना लेना। ठीक है, ओके सर, कर लेंगे। चलिए जी, अभी हम बात करते हैं कटिंग वाले प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, गुलाब के फूल की बात कर रहे थे। यार कैसी बात कर दी सर, गुलाब का फूल है तो सर दिल पे लग जाता है। ठीक है ना, चना गुलाब, इसके हम कलम तोड़ते हैं, कलम को काट दोगे, जमीन में गाड़ दोगे, ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। हो गया कटिंग वाला प्रोसेस भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लागू है जी, है ना, कितना है जी।
यस सर, अब तो बहुत सारे रोज उगा सकते हो। यस सर, भूखे के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे गर्लफ्रेंड को देने के लिए। भाई साहब, वैलेंटाइन की पूरी टेक्निक बता दी मैंने तुम लोगों को। एक आध बार थैंक यू भी बोल दिया करो भाई साहब, बेशर्मो, थोड़ी बहुत तो इज्जत बनती है ना मेरे लिए, है ना। हाँ सर, बनती तो है, दे देंगे सर थोड़ी बहुत इज्जत आपको भी। ठीक, थैंक यू भाई, दिल से खुश कर दिया तुम लोगों ने। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। कहाँ थे? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तीनों को याद कर लेना यार, शुगर केन को भी, रोज को भी, ग्रेप्स को भी, इन तीनों में हम ये यूज कर सकते हैं लेयरिंग और ग्राफ्टिंग वाली टेक्निक। ठीक है, ओके सर। सच मेथड्स यही है ना? अरे पीछे वाला पॉइंट रह गया यार। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ये तो यार सीधी सी बात है, अगर कोई पौधा बीज से बनना शुरू हुआ और लास्ट तक गया है, और यहाँ पे आप दो स्टेम को जोड़ के सीधा पौधा बना रहे हो, कौन सा जल्दी उगेगा? दो स्टेम को जोड़ के जो बनाया वो जल्दी उगेगा, सीधी सी बात है। और इसमें सिमिलरिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि हम अपनी पसंद का बना पा रहे हैं जैसा हमें चाहिए। बिल्कुल पेरेंट से सिमिलर भी होगा ये, क्योंकि सिंगल पेरेंट का तो सिमिलरिटी तो मिल ही जाती है। ठीक है ना? Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine. यार बनाना में तो सीड होता ही नहीं, वहां पे आप क्या करोगे? बताइए 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 सर। बनाना में बीज होते हैं वैसे, लेकिन हम जो बनाना खाते हैं ना, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला है। ठीक है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज हुआ है। तो बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इन सब में आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। बीज वाला बनाना खाया है आप लोगों ने? अगर किसी ने खाया है तो कमेंट जरूर करना यार, बताना कैसे लगता है, मतलब कहाँ से मिलता है। ठीक है, लेकिन जंगल वंगल में तो मिलता है शायद बीज वाला बनाना, है ना। हम लोग जो खाते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला होता है। ठीक है। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are generally genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics। जाहिर सी बात है, सिमिलर तो होंगे ही क्योंकि सिंगल पेरेंट है। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसके बारे में तो यार आप सब लोग जानते ही होंगे या नहीं जानते? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं जानते। थोड़ा थोड़ा जानते तो थोड़ा थोड़ा पेपर में लिखा होगे। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे, थोड़े थोड़े नंबर भी मिल जाएंगे। हाँ सर, मिल जाएंगे। पास हो जाओगे? हाँ सर, हो ही जाएंगे, लेकिन सर नंबर तो पूरे मिलने चाहिए ना, थोड़ा लिखने से क्या फर्क पड़ता है। तभी तो तुम्हारे लिए ग्रेस मार्क्स अलाउ कर रखे है बोर्ड ने, सरकार तुम्हें ग्रेस मार्क्स देके पास करा देती है बेटा। लेकिन मेहनत कर लिया करो यार, किसी बार अगर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले ना तो तोते उड़ जाएंगे फिर। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में सीधी सी बात है, जैसे ब्रेड खाते हो ना आप दूध में डुबोके। नहीं सर, हम तो जैम लगा के, बटर लगा के ऐसे ऐसे खाते हैं ब्रेड को। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे खाते हो, चलो कोई बात नहीं। ये मान लो ये है आपका ब्रेड। मम्मा ब्रेड को फ्रिज के अंदर रखती है या फ्रिज के बाहर रखती है? सर रखती तो फ्रिज के अंदर है, लेकिन कभी कभी फ्रिज के बाहर भी रख देते हैं। फ्रिज के बाहर सर्दियों में रख देते हो तो ठीक है बेटा, लेकिन गर्मियों में अगर फ्रिज के बाहर रखते हो तो बहुत जल्दी सड़ जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, ब्रेड के सड़ने का क्या कारण होता है? उसके ऊपर मिस्टर स्पोर अटैक कर देते हैं। कौन अटैक कर देता है? मिस्टर स्पोर। हल्के में ले रखा भाई ने स्पोर को, है ना। तो मिस्टर स्पोर जब अटैक कर देते हैं आपके ब्रेड के ऊपर तो आपका ब्रेड जो है सड़ जाता है। ठीक है, लेकिन सर हम तब भी खा लेते हैं ब्रेड लगा के, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे बेवकूफ, बीमार हो जाएगा, छोड़ चल। अब जो गला सड़ा ब्रेड है आपके पास, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे ना तो उसकी ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। ये क्या है? ये है राइजोपस। ठीक है जी। और राइजोपस में ये क्या होते हैं? ये जो ब्लोब हैं, ब्लोब ऑन स्टिक बोलते हैं, ये होते हैं हमारे स्पोरेंजिया। क्या होते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया एक थैला होता है जिसके अंदर होते हैं स्पोर्स। क्या होता है जिसके अंदर? स्पोर्स। ये बहुत सारे जो दिखा रखे हैं ना, ये हैं स्पोर्स। ठीक है जी, ओके। बेसिकली ये जो स्पोर्स है ना, ये अटैक करते हैं आपके ब्रेड के ऊपर, जिस वजह से आपका ब्रेड कैसा हो जाता है? सड़ जाता है, खराब हो जाता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये स्पोर्स तभी अटैक कर पाते हैं आपके ब्रेड पे जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। फेवरेबल कंडीशन मतलब इनको आपके ब्रेड पे अटैक करने के लिए एक तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर इनको मिल गई ना तो ये आपके ब्रेड को खा जाएंगे और काम करेंगे अच्छा तगड़ा। ठीक है ना, और एक नया राइजोपस यहाँ पे डेवलप कर देंगे आपके ब्रेड के ऊपर। ठीक है जी, तो ऐसे करते हैं स्पोर्स काम। लेकिन अगर आपने ब्रेड को रख दिया फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज जो है, जो मौसम है, वो है स्पोर्स का तगड़े वाला दुश्मन। तो वहां पे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, वहां बेचारे जिंदा ही नहीं रह पाते भाई साहब, उस एनवायरमेंट के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ उस एनवायरमेंट में काम करेंगे जब एनवायरमेंट कैसा होगा? थोड़ा सा ह्यूमिड होगा, मॉइस्ट होगा, टेम्परेचर होगा, उस कंडीशन में। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है। ब्लोब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया व्हिच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। यही बात मैंने आपको बताई है।
द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। स्पोर जो है किस वॉल, जो स्पोर्स जो होते हैं ना, ये वाले जो स्पोर्स हैं, ये ना एक थिक वॉल से कवर रहते हैं, जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है। मतलब टेम्परेचर, एनवायरनमेंट वगैरह अगर इनकी फेवर का नहीं है ना, मॉइस्ट नहीं है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में ये जो कोटिंग है ना, ये इनको प्रोटेक्ट करती है स्पोर्स को, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर इनको इनके फेवर का मिल गया, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर मिल गया और ह्यूमिडिटी मिल गई, फिर भाई साहब फिर तो ये दीवार को फाड़ के निकल जाते हैं। The spores are covered by thick walls that protects them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। ठीक है जी, यही बात बताई गई है यहाँ पे।